हेलो फ्यूचर रिसर्चर्स एंड जेआरएफ स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीएसआई नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन। स्पेसिफिकली बात करें तो यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन शॉर्टिंग और टारगेट सिग्नलिंग को एकदम बेसिक से समझा था और देखा था कि प्रोटीन अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है। अगर आप बिगिनर है और आपने वो क्लास मिस कर दी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि उस आज का टॉपिक उसी मैकेनिज्म का नेक्स्ट स्टेप है। आज हम सेल की डिलीवरी सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन। ये टॉपिक सीएसआई नेट एग्जाम्स के लिए हाईली स्कोरिंग है, तो चलिए कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाते हैं और शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेल के कुरियर सिस्टम्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिकोड करेंगे। हम पढ़ेंगे कॉप 1, कॉप 2 और क्लैदरिंग कोड प्रोटीन्स के बारे में। रैप जीटीपीएस को के रोल को समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट द स्नेर हाइपोथेसिस को कवर करेंगे। ये सभी नाम अभी टेक्निकल लग रहे होंगे, पर स्टेप बाय स्टेप इनका फंक्शन आपको बिल्कुल इन्हें क्लियर कर देगा। सोचिए कि सेल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स तक सेफली पहुंचाने के लिए सेल्स छोटे छोटे हाईली रेगुलेटेड मेम्ब्रेन बाउंड कंटेनर्स का यूज करता है, जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। ये पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बिल्कुल 4 स्ट्रिक्टली कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है बडिंग, यानी पिंच ऑफ होना। सबसे पहला डोनर मेम्ब्रेन, जहां से वेसिकल्स निकल रहा है, उस पर कोट प्रोटीन असेंबल होते हैं। ये प्रोटीन लिपिड बायलेयर्स को एक स्पीयर शेप में, यानी कि गोल आकार में बेंड करते हैं और सही कार्गो मॉलिक्यूल्स को अंदर पैक कर लेते हैं। सेकेंड होती है अनकोटिंग। जैसे ही वेसिकल्स पिंच ऑफ होकर अलग होता है, उसे अपना प्रोटीन कोट उतारना पड़ता है। यह प्रोसेस जीटीपी हाइड्रोलिसिस से ड्राइव होता है। अब वो नेकेड वेसिकल्स बचता है, वही आगे टारगेट मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट भी करता है। थर्ड है टेथरिंग एंड डॉकिंग, यानी टारगेट पहचानना। वेसिकल्स भटक ना जाए, इसके लिए वेसिकल्स पर मौजूद रैब जीटीपीएस टारगेट मेम्ब्रेन्स के लॉन्ग टेथरिंग इफेक्टर्स प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है। ये स्टेप हाईली स्पेसिफिक इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड भी करता है। और फोर्थ और सबसे लास्ट है फ्यूजन। आखिर स्टेप में स्नेर प्रोटीन आपस में इंटरवाइंड हो जाते हैं और लिपिड प्रोटीन्स बायलेयर को इतना खींच लाते हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली मर्ज हो जाते हैं। और अब इस स्टेप यानी बडिंग को थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। एक परफेक्ट वेसिकल्स बनने के लिए 4 मेजर कंपोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला है प्रोटीन कोट। इनका ड्यूल रोल है। पहला, फ्लैट मेम्ब्रेन को स्कपल्ट करके गोल वेसिकल्स बनाना, और दूसरा है सही कार्गो मॉलिक्यूल्स को सेलेक्टिवली कैप्चर करना। सेकेंड, हम बात करेंगे एडेप्टर प्रोटीन की। ये एक ब्रिज का काम करता है। ये बाहर का कोट प्रोटीन को अंदर के ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो रिसेप्टर्स की साइटोसोलिक टेर से जोड़कर यानी बाइंड करने का काम करता है। थर्ड है कार्गो रिसेप्टर्स। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो डोनर ल्यूमेन्स के अंदर घूम रहे स्पेसिफिक सोल्यूबल कार्गो मॉलिक्यूल्स को पकड़ते हैं। और फोर्थ है डायनामाइन। इसे आप एक मॉलिक्यूलर सीजर समझ सकते हैं। ये एक जीटीपीएस है जो क्लेदरिंग वेसिकल्स में मिलता है। ये इनवेजिनेटेड पिट के नेक को चारों तरफ से एक रिंग बनाता है और उसे पिंच ऑफ कर देता है, यानी कि काट देता है। इसलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे हैं। सीएसआई नेट के पर्सपेक्टिव से ये स्लाइड आपका मास्टर कंपास है। कौन सा वेसिकल्स कहां जाएगा, ये उसका प्रोटीन कोड डिसाइड करता है। सेल्स में 3 मेजर कोड्स होते हैं। पहला है कोप 2, जो होता है एंट्रोगेट ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी आगे बढ़ना। नए बने हुए प्रोटीन्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्गी नेटवर्क की तरफ जाते हैं, वो कोप 2 पहनकर निकलते हैं। सेकेंड है कोप 1, यानी कि रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट, यानी वापस आना। अगर कोई प्रोटीन गलती से गोल्गी में चला गया, जैसे पिछली वीडियो वाले में हमने केडीईएल और केकेएक्सएक्स प्रोटीन के बारे में समझा था, तो उन्हें गोल्गी से वापस ईआर लाने का काम कोप 1 करता है। ये गोल्गी सिस्टर्निस के बीच बैकवर्ड मूवमेंट भी करवाता है। थर्ड है क्लैदरिंग, यानी कि ट्राइस्केलेट
स्केलियन स्ट्रक्चर। ये स्पेसिफिक डिलीवरीज कराता है। ये ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से निकलकर एंडोसोम और लाइसोसोम्स तक जाता है, और जब बाहर से कुछ सेल्स के अंदर आना होता है, वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की तरह, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनवर्ड ट्रांसपोर्ट भी क्लैदरिंग ही करवाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिए, जो वेसिकल्स ट्रांसगोल्गी नेटवर्क से बनकर डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं, जिसे कंटिन्यूटिव सिक्रीशन कहते हैं, उसमें जनरली नॉन क्लेदरिंग कोट होते हैं। तो अब हमने देख लिया कि वेसिकल्स बनते कैसे हैं और ट्रैवल कैसे करते हैं। डिलीवरी निकल चुकी है, पर वो सेल्स की इतनी भीड़ में करेक्ट एड्रेस पर कैसे लैंड करेगी? चलिए इससे समझते हैं। जब वेसिकल्स अपना कोट उतार देता है, तो उसके सरफेस पर रैप जीटीपीएस एक्टिव फॉर्म में बचे होते हैं। टारगेट मेम्ब्रेन्स पर कुछ बहुत लंबे प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम रैब इफेक्टर या टैथरिंग प्रोटीन्स कहते हैं। वेसिकल्स का रैब अपने स्पेसिफिक टैथरिंग प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसे इनिशियल टैथरिंग होती है और करेक्ट डिलीवरीज इंश्योर्स होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे स्पेस स्टेशन पर रॉकेट की डॉकिंग होती है। लेकिन सिर्फ टैथरिंग काफी नहीं है, मेम्ब्रेन को फ्यूज भी होना करना पड़ता है। इसके लिए आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नेर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहती है कि जो फ्यूजन स्पेसिफिक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से होता है, जिसे हम स्नेर्स कहते हैं। एक होता है वी स्नेर, जो कि वेसिकल्स पे होता है। ये वेसिकल्स की मेम्ब्रेन पर होता है, जैसे कि वैम्प या साइनेप्टोब्रेविन, जो एक सिग्नल पॉलीपेप्टाइड है। और दूसरा होता है टी स्नेर, जो टारगेट स्नेर कहते हैं इसे। ये टारगेट मेम्ब्रेन्स पर होता है, और ये यूजुअली 2 या 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जैसे साइनटैक्सिन और स्नेर 25। अब आते हैं हमारे सबसे पैक्ड स्टेप पर, यानी कि फ्यूजन पर। जब वी स्नेर और टी स्नेर आपस में मिलते हैं, तो उनके हेलिकल डोमेन्स एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं और एक बहुत ही स्टेबल 4 हेलिक्स बंडल, यानी कि कोइल्ड कोइल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे हम ट्रांस स्नेर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक चेन या जिपर की तरह काम करता है। ये इंटरवाइंडिंग लिपिड्स को इतनी जोर से और इतने पास से खींचती है कि उनके बीच का जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, और दोनों मेम्ब्रेन्स स्पॉन्टेनियसली मर्ज हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। अब बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एनएसएफ एंड अल्फा स्नैप। फ्यूजन के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। स्नेर प्रोटीन एक दूसरे में इतनी बुरी तरह से उलझ जाते हैं कि वो टारगेट मेम्ब्रेन पर सिस स्नेर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लॉक हो जाते हैं। इन्हें वापस अलग करने के लिए सेल एक AAA एटीपीएस एंजाइम्स बेचता है, जिसका नाम है एनएसएफ, और उसका एसेसरी प्रोटीन है अल्फा स्नैप। एनएसएफ एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी यूज करके इस कोइल्ड स्नेर को जोर से अलग कर देता है, और ताकि वो फ्यूचर डिलीवरीज के लिए वापस यूज हो सके, क्योंकि बार बार इसे सिंथेसाइज भी तो नहीं कर सकते। यहां पे रिसाइकलिंग होती है। लास्ट वीडियो की तरह आज भी मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड मास्टर टेबल लाया हूं। पार्ट सी के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से आते हैं। पहली टेबल है वेसिकुलर कोट आर्किटेक्चर की। यहां पे हमने बात करेंगे कोप 2 की। इसका जीटीपीएस सेर 1 है, इसका एडेप्टर सेक 23 और सेक 24 होता है, और इसका जो मेन कोड प्रोटीन है वो होता है सेक 13 और सेक 31। सेकेंड है कॉप 1। यहां जीटीपीएस होता है एआरएफ। एआरएफ का फुल फॉर्म है एडीपी राइबोजाइलेशन फैक्टर, और यहां पर 7 सब यूनिट को एटोमर कॉम्प्लेक्स का यूज होता है। थर्ड है क्लेदरिन, जो कि गोल्गी से लाइसोसोम्स के लिए लेके जाने वाला क्लेदरिन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। जीटीपीएस यहां पर होता है एआरएफ, और यहां पर एडेप्टर होते हैं AP1 और या फिर GGA, और इनका कोट क्लेदरिन ट्राइस्केलेटन से बनता है। फोर्थ है क्लेदरिन, वो कौन सा वाला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम वाला। इसमें भी एआरएफ होता है जीटीपीएस में, और पर यहां जो एडेप्टर प्रोटीन है वो होता है AP2।
और यहाँ पर भी ट्राइस्केलेटन ही होता है। मतलब ये जो प्राइमरी कोट है वो तो ट्राइस्केलेटन ही है, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है एडेप्टर प्रोटीन की। क्लेथरिन में जो गोल्गी लाइसोसोम है उसमें AP1 और GGA होता है, बट क्लेथरिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम में जाता है वहां पे AP2 होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्ट 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और इसमें मैच द फॉलोइंग में 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी टेबल बहुत ही जरूरी है, ये वो है न्यूरोटॉक्सिन एंड इनहिबिटर्स के ऊपर। हम बात करते हैं टॉक्सिन और इनहिबिटर्स की, तो पहला टॉक्सिन इनहिबिटर है ब्रेफेल्डिन ए। ये ARF-GEF को इनहिबिट करता है, जिससे COP1 कोट नहीं बन पाता और पूरा गोल्गी एपरेटस कोलैप्स होकर ER में ही मिल जाता है। सेकेंड है बोटुलिनियम टॉक्सिन। ये एक प्रोटीएसिस है जो स्नेर प्रोटीन को काट देता है, और इससे क्या होता है ना, इससे एसिटोकोलाइन रिलीज नहीं होता और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। थर्ड है टिटेनस टॉक्सिन। ये भी एक प्रोटीएसिस है, पर ये स्पेसिफिकली सेनेप्टोब्रेमिन जो कि एक वी स्नेर है उसको स्पाइनल कोड के इनहिबिटरी इंटरन्यूरियस में काट देता है। इसकी वजह से गाबा या फिर ग्लाइसिन रिलीज नहीं होते और स्पेस्टिक पैरालिसिस हो जाता है। इसी के साथ हमारा वेसिकल ट्रांसपोर्ट का ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल एक्सप्लेनेशन और डेली लाइफ एनालॉजीज से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी स्टेप में, चाहे वो स्नेर कॉम्प्लेक्स हो या रैप GTPase, आपको कोई भी डाउट आया हो तो बिना किसी हेजिटेशन के अपना सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मैं खुद पढ़कर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर इस वीडियो से आपकी JRF की जर्नी में थोड़ी भी आसानी हुई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे की कोई भी क्लासेस मिस ना करें, और अपने पढ़ाई वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। Keep revising this master table, stay focused, and I will see you in the next video with another exciting topic from the life science syllabus. All the very best. मिलते हैं next video में।